नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, इंडिया पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज बात बिहार की राजनीति की करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने फिर से एक बार पाला बदलकर एनडीए का दामन थाम लिया है। तो आखिर इन सब जो घटनाक्रम हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रम, इसका क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव पर, साथ ही 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर इन सारे घटनाक्रम का क्या असर पड़ेगा, आज बात उसी पर करेंगे। तो नीतीश कुमार ने रविवार को पाला बदलकर एनडीए का दामन थाम लिया था। उनके इस कदम से 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के मुताबिक इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार ही थे। इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर उन्हें कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में शामिल किया था। नीतीश कुमार का यह कदम उस दिन सामने आया जब एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल से लगे किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश कर रही है। शायद बीजेपी के रणनीतिकार ने एनडीए को और अधिक फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश की एंट्री का दिन तय किया। इससे उसे कई राज्यों में सीट बंटवारे में फंसे इंडिया गठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी। बीजेपी का अनुमान यह है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए उत्तर भारत में उनके लिए जबरदस्त माहौल तैयार किया है। बीजेपी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का विधानसभा चुनाव जीता है। इससे हिंदी भाषी राज्यों में उनकी ताकत बढ़ी है। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल हो जाने से बीजेपी बिहार में असुरक्षित महसूस कर रही थी। विधानसभा की 79 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके नेता लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा और हिंदुत्व विरोधी राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके रणनीतिकारों को इस बात का डर था कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में रहते हुए वो शायद 2019 के चुनाव परिणाम को दोहरा नहीं पाए। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव परिणाम को दोहरा पाएगी। इसको लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन नीतीश के साथ आने से भाजपा के रणनीतिकार अब अपनी संभावनाओं को लेकर आशावादी हो सकते हैं। इस सवाल का असली जवाब जानने के लिए हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं। नीतीश कुमार की जदयू ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ा था। इससे करीब 15% वोट और 2 सीटें मिली थी। इसके बाद वो राजद और कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल हो गए। उससे भाजपा के 53 सीटों के मुकाबले 178 सीटों पर जीत दर्ज की थी। नीतीश 2017 में महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। साल 2019 के चुनाव में जदयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें जीती और भाजपा ने 17 सीटें जीती थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को बड़ा घाटा हुआ। उसकी सीटें घटकर 42 रह गई। 76 सीटें जीतने वाली भाजपा ने चुनाव पूर्व किए वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन चुनाव परिणाम साफ तौर पर मतदाताओं के बीच नीतीश की घटती लोकप्रियता को दिखा रहे थे। उनकी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को आगे कर जदयू की जीत की संभावनाओं को कम करने का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए। जदयू के बयान के मुताबिक लोजपा ने भले ही अधिक सीटें न जीती हों, लेकिन उसके उम्मीदवारों ने 32 सीटों पर उसके उम्मीदवार को हराने के लिए पर्याप्त वोट काटे। संभव है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली हिंदुत्व और विपक्षी दलों को कथित समावेशी राजनीति के बीच नीतीश कुमार की आवाजाही से अच्छे प्रशासक वाली उनकी छवि प्रभावित नहीं हुई होगी। उसके अलावा नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति के आरोपों से भी मुक्त हैं, लेकिन बार बार इधर उधर करने से नीतीश कुमार की वैचारिक प्रतिबद्धता को नुकसान जरूर हुआ है। भाजपा के रणनीतिकार यह जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के पायलट को ही हटाकर गठबंधन तोड़ दिया है। अब सवाल ये भी है कि क्या नीतीश के पाला बदलकर बीजेपी की ओर जाने का बिहार से बाहर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा कोई खास असर नहीं देखने को
मिलेगा, क्योंकि 6 बार सांसद और लंबे समय तक केंद्र सरकार में मंत्री रहने के बाद भी नीतीश एक ऐसे राष्ट्रीय नेता के रूप में नहीं उभर पाए जो दूसरे राज्यों की राजनीति को प्रभावित कर सके। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश और ममता बनर्जी को बंगाल और कांग्रेस को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में नीतीश कुमार की बहुत कम जरूरत है। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन की सरकार की ओर से बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 65% तक बढ़ाने और युवाओं को करीब 4 लाख नौकरियां देने की पृष्ठभूमि में नीतीश कुमार ने पाला बदला है। साल 2020 के चुनाव में राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। उनकी पार्टी जाति आधारित जनगणना और हाशिए के समाज को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए दबाव डाल रही थी। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का जो वादा किया था, महागठबंधन सरकार ने कम से कम उसे पूरा किया है। इतने बड़े आधार पर नौकरियां देने और वंचित तबके का आरक्षण बढ़ाने का श्रेय तार्किक रूप से लालू प्रसाद यादव की राजद को ही जाता है। ईसीबी, ओबीसी और SC/ST का बढ़ा हुआ आरक्षण बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व के मुकाबले वंचित समाज और अल्पसंख्यकों को राजद के पीछे लामबंद कर सकता है। राजद के साथ CPI-ML भी है, जिसका बिहार के कुछ इलाकों के करीबों में अच्छा प्रभाव है। नीतीश कुमार के डिप्टी के रूप में तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया है। युवाओं में उन्होंने अच्छी साख भी कमाई है। पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ 2015 के विधानसभा चुनाव में काम किया था। वो कहते हैं, साल 2022 में नीतीश कुमार के पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल होने का कारण जदयू थी। उन्हें डर था कि 45 विधायकों वाली उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़कर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। वह मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने के लिए महागठबंधन में शामिल हुए थे। अब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी के साथ गए हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो क्या करेंगे। नीतीश कुमार खुद भी नहीं जानते हैं कि वो क्या करेंगे। वही करेंगे जो उस समय उन्हें अच्छा लगेगा। जदयू ने इंडिया गठबंधन से नीतीश के अलग होने का दोष कांग्रेस पर मढ़ दिया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, हमारे नेता ने इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया। वो इसमें कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को लेकर आए, लेकिन कांग्रेस हमेशा घमंड में रही। उसने अपनी मजबूत पकड़ वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों को जगह नहीं दी, लेकिन उनकी बदौलत वह उन क्षेत्रों में बढ़त बनाना चाहती थी जहां उसका अस्तित्व तक नहीं है। कांग्रेस की जिद ने नीतीश को उसे छोड़ने पर मजबूर किया। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात से हमेशा इनकार किया कि वो इंडिया गठबंधन का संयोजक या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन जदयू के नेता चाहते थे कि इंडिया गठबंधन उन्हें अपना संयोजक या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। इस बात की चर्चा थी कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मुंबई में हुई इंडिया की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में किया था, और ये दोनों नेता नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाए जाने के खिलाफ भी थे। अभी हाल में हुई इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन बैठक में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने नीतीश का नाम संयोजक के रूप में प्रस्तावित किया था। उनके इस प्रस्ताव का कांग्रेस और राजद समेत अन्य दलों ने समर्थन भी किया था, लेकिन नीतीश ने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। कई दलों को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने के प्रयास के बाद भी नीतीश शायद पाला बदल राजनीति की वजह से गठबंधन के संयोजक के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए राजनीतिक दलों का विश्वास नहीं जीत पाए थे। वे विश्वास की कमी से पीड़ित थे और फिर आखिरकार नीतीश कुमार ने पाला बदलकर एनडीए का दामन थामना ज्यादा जरूरी समझा, जिससे कम से कम उनकी सीएम की कुर्सी बची रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, हमें फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।